राज्यों की स्वायत्ता के ऊपर बात कर रहे थे अपन, तो अब एक जो इस बात को एक अलग एंगल से देखने का प्रयास करेंगे हम कि राज्यों की स्वायत्ता के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। राज्य स्वायत्ता स्वतंत्रता नहीं है, स्वायत्ता की मांग संघीय ढांचे के अंतर्गत ही की जा रही है, अतः इसे विघटन का खतरा नहीं है। पहला जो तर्क है इसके पक्ष में वो यही है कि स्वायत्ता की मांग करना कोई स्वतंत्रता की मांग करना नहीं है। स्वायत्ता की मांग राज्यों के द्वारा की जा रही है और संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत ही की जा रही है। इससे देश की एकता अखंडता को कोई खतरा नहीं है। आप जो बार बार तर्क देते हो ना कि साहब इससे देश की एकता अखंडता को खतरा हो जाएगा, स्वायत्ता से राज्यों को और अधिक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। राज्यों के कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आर्थिक नियोजन और ग्रामीण विकास संबंधी बढ़ते हुए कार्यों को देखते हुए उन्हें वित्तीय साधनों की दृष्टि से केंद्र का मोहताज बनाए रखना ठीक नहीं है। आय के पृथक वित्तीय साधन होने से विकास संबंधी कार्यों एवं दायित्वों के निर्वाह में अधिक सुविधा होगी। केंद्र और राज्यों में पृथक पृथक राजनीतिक दलों की सरकार होना स्वाभाविक है, किंतु यह देखा गया है कि राज्यों को अनुदान देते समय केंद्रीय सरकार सौतेला व्यवहार करती है। वह उन राज्यों के साथ सौम्य व्यवहार करती है जहां उससे मेलजोल रखने वाली राज्य सरकार है, और उन राज्यों के साथ कठोरता का रुख अपनाती है जहां उसकी विचारधारा से भिन्नता रखने वाली राज्य सरकार है। राज्य स्वायत्ता से यह दोहरा मापदंड समाप्त होगा। अनुदानों की प्रक्रिया एवं शैली को लेकर भी भेदभाव की शिकायत की जा रही है। जहां गेहूं पर सरकार 23 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान देती है, वहां चावल पर यह अनुदान मात्र 4 पैसे प्रति क्विंटल का आता है। इस अनुदान का लाभ उत्तरी राज्यों को तो मिलता है जहां गेहूं अधिक खाते हैं, मगर चावल उगाने और खाने वाले दक्षिण राज्यों को इसका लाभ नहीं मिला। इस तरह के भेदभाव मिटाने में भी राज्यों की आर्थिक स्वायत्ता कारगर सिद्ध होगी। राज्य स्वायत्ता से भारत में सच्ची संघात्मक व्यवस्था की स्थापना हो सकेगी। फिलहाल तो राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं के जैसी है। राज्य सूची के विषयों में भी केंद्रीय सरकार जब चाहे हस्तक्षेप कर सकती है और राष्ट्रपति शासन के शस्त्र द्वारा राज्यों की बहुमत वाली निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर सकती है। राज्यों की स्वायत्ता की अवधारणा के क्रियान्वयन से ही समान और स्वायत्त भागीदारी वाली संघीय व्यवस्था अस्तित्व में आएगी। राज्य स्वायत्ता से राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी। वे अपनी आय के अधिकतम स्रोत ढूंढेंगे और केंद्र पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। आज कई राज्य अनाप शनाप खर्चे बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अंत में केंद्रीय सरकार ओवरड्राफ्ट, अनुदान आदि द्वारा उनकी मदद कर देगी। भूतपूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी के अनुसार शक्तिशाली केंद्र का अर्थ दिल्ली में शक्ति का केंद्रीकरण करने से नहीं है और राज्य को अधिक स्वायत्ता देना केंद्र को कमजोर करना नहीं है। मेरा विश्वास है कि केंद्र राज्यों से उनकी पहल करने, निर्णय करने और की शक्ति लेकर शक्तिशाली नहीं बनता। वह केवल तभी शक्तिशाली होता है जब राज्यों को अपनी प्रशासनिक और विकास की समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये देखिए, राज्य की स्वायत्ता के पक्ष में जो तर्क दिए गए, एमएसपी की बात है चावल और गेहूं के संबंध में, और ये जो डिमांड की जाती है ये कोई खतरा नहीं है देश को। इस तरीके से मतलब ये मांग जायज लगती है। अब कुछ तर्क जो इसके विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं। केंद्रीय सरकार की दृष्टि में राज्य स्वायत्ता की अवधारणा संघ व्यवस्था दुर्बल होगी और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से खतरनाक परिणाम होंगे। इसके विपक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। कुल मिलाकर देश की सुदृढ़ता ही राज्यों की स्वायत्ता की सर्वोत्तम गारंटी है, क्योंकि किसी प्रकार वह मजबूती समाप्त हो जाए तो न तो भारतीय संघ की प्रभुसत्ता रहेगी और न ही राज्यों की स्वायत्ता रह सकेगी। देश आर्थिक संकट और राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों में राज्य स्वायत्ता की मांग करना देश को अराजकता, विघटन और विनाश की ओर ले जाना है। ये लो जी, ये तर्क देखो आप इनका। यदि अनुच्छेद 370 को सभी राज्यों पर लागू किया जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? चूंकि अनुच्छेद 370 के अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी कानून जम्मू कश्मीर राज्य में मान्य नहीं होगा। भारतीय संघ की राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं होगा कि वहां की विधानसभा भंग कर सके। स्पष्ट है कि यदि सभी राज्यों को अनुच्छेद 370 के तहत ला दिया जाए
तो भारत की अखंडता को खतरा हो सकता है। शेख अब्दुल्ला की इस मांग से कि अनुच्छेद 370 को सभी राज्यों पर लागू किया जाए, यह मंशा स्पष्ट हो जाती कि शेख अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 को संविधान का स्थायी प्रावधान बनाना चाहते हैं ताकि उनके दल का राजनीतिक वर्चस्व बना रही। ये बात तो मैं भी इससे सहमत हूँ कि आर्टिकल 370 जो कि अब हटा दिया गया है 6 अगस्त 2019 के निर्णय के द्वारा भारतीय संसद में प्रस्ताव पारित करके, जो कि एक बढ़िया कदम है, मुख्य धारा में आना चाहिए। वहां भी राजस्थान का आदमी जाके बच सकता है, जमीन ले सकता है, मकान खरीद सकता है, नौकरी कर सकता है। जब संविधान ने उसको अधिकार दिया है कि निर्बाध विचरण करने का, अधिवास करने का पूरे भारत राज्य क्षेत्र में भारत के एक नागरिक को अधिकार, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं। राजभंडार समिति के सुझाव से तो संविधान की आत्मा को ही बदलने का खतरनाक विचार है। यदि समिति के प्रतिवेदन को मान लिया जाए तो राज्य लगभग स्वायत्तशासी हो जाएंगे। न्याय योजना, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक लाइसेंस सब कुछ राज्यों के हाथ में चले जाने के बाद में क्या राज्यों की स्थिति स्वाधीन राष्ट्रों से कुछ कम होगी? वस्तुतः समिति का प्रतिवेदन क्षेत्रीयता को बढ़ाने वाला और राष्ट्रीय एकता को शक्ति पहुंचाने वाला, इसमें थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। राजभंडार समिति का उद्देश्य कहीं भी ये नहीं है कि राष्ट्रीय एकता को, अखंडता को खतरा होए। आज भारतीय संघ के घटक राज्य स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं और स्वायत्तता के बाद उनकी असली मांग स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता हो सकती है। प्रादेशिक दलों द्वारा शासित राज्य सरकारों की स्वायत्तता की मांग के पीछे कहीं विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं जो भारत को खंडित करना चाहते हैं। बिल्कुल नॉनसेंस विरोध है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्यों के पास वास्तव में स्वायत्तता की जरूरत है। उनको राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देने से राज्यों में छोटी छोटी तानाशाही स्थापित हो जाएगी। राज्य के भीतर निर्णय और कार्य की शक्ति मुख्यमंत्रियों के हाथों में घनीभूत हो जाएगी। साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ेगी। देश का संतुलन लड़खड़ा जाएगा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निर्देश पर 30 जून 2001 को जिस ढंग से 2 केंद्रीय मंत्रियों मुरासल विमारन और टी.आर. बालू को गिरफ्तार की कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, वह संपूर्ण नाटक यह इंगित करता है कि देश की कमान केंद्र के हाथ में बनी रहनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद